गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, लास्ट लेक्चर में जेआईजीएल में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ हेडन्स मिस्चीफ रूल, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ईजूजडम जेनरीज, इनकी बात कर ली। उसके बाद मैंने आपको एक कॉमन क्वेश्चन बता दिया कि पूरे चांसेस हैं कि क्या आएगा बच्चों, सेकेंडरी प्रिंसिपल्स का एक सिंगल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंडरी प्रिंसिपल्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कार्तिक खरे। उसके बाद मुझे बता कार्तिक खरे, मैंने प्रिजम्पशंस बता दिए, प्रिजम्पशंस को लेकर आपको कह दिया कि इसकी हेडिंग आपको लिखनी पड़ेगी आंसर लिखते समय कि प्रिजम्पशंस क्या हैं। ओनली इन केस ऑफ एम्बिग्विटी प्रिजम्पशन शैल बी यूज्ड, अदरवाइज क्लैरिटी के केस में प्रिजम्पशंस को यूज नहीं किया जाए। फिर उसके बाद बताओ और आगे क्या पड़ा। तो मेरा कहना है कि कुछ इंटरनल ऐड के बारे में वरदान सक्सेना बातचीत शुरू हो गई थी और मैंने कह दिया था कि इंटरनल ऐड में तुझे क्या लेना है। तो डेफिनेशन क्लॉज का आंसर मैंने तुझे बता दिया था। बता, डेफिनेशन क्लॉज का आंसर मैंने तुझसे डिस्कस कर लिया था और डेफिनेशन क्लॉज के बाद मैंने तुम्हें ये बात कही थी कि अपन आप पढ़ रहे हैं प्रियम्बल, और बस लास्ट लेक्चर में यही बातें की थी। इसके अलावा कोई प्रश्न और हो तो बताओ बच्चों, पहले तुम्हारे प्रश्न ले लूं उसके बाद आगे बढ़ो। श्रद्धा कीर्तने पढ़ाई कर रही है बेटा? अनुष्का शर्मा फ्रॉम इंदौर, कोई दिक्कत तो नहीं? नेहा बूचा, मयूर राजदेव, मोहम्मद अजहर खान, अनिकेत साहू, बोलो बच्चों। निकिता तिवारी, निकिता तिवारी, निकिता तिवारी अपनी क्लास के स्टूडेंट है निकिता तिवारी? डाउटफुल, पता नहीं। ठीक है, मैं नहीं जानता शायद। नमन दुबे का भाई एक ही ग्रुप है ना तेरा? अब तेरे को लग रहा होगा मेरे पास बहुत समय है, नहीं? अनय धनगर, ठीक है, बढ़िया, आ गए इतने बच्चे, काफ़ी है। क्या ईज विजडम जेनरीज में सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट का एग्जाम्पल सही है ना समझने के लिए? आप चाहें तो 138 के साथ आप चाहें तो लोन टू डायरेक्टर्स को भी ले सकती हैं सेक्शन नंबर 185 में। इवन अगर आप चाहें तो इन्हें एग्जाम में लिख भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट दो बातें यू नीड टू कीप इन माइंड एट द सेम टाइम कि तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए और तुम्हारे पास कंटेंट अगर कम हो तो ही लिखना, वरना मत लिखना। अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों कि अगर एग्जाम में प्रश्न आता है मार्जिनल नोट को लेकर, जिसको लेकर तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक खरे उर्फ के कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा ही नहीं गया। देयर इन द लास्ट 10 years मैंने मार्जिनल नोट को लेकर कभी प्रश्न नहीं देखा बच्चों, कभी भी नहीं देखा। ठीक है, बट सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मार्जिनल नोट्स होते क्या है। तो वॉट एवर हेडिंग हैज बीन गिवन टू दी सेक्शन, वॉट एवर हेडिंग हैज बीन गिवन टू दी सेक्शन इज नोन एज मार्जिनल नोट। जो भी हेडिंग अपन सेक्शन को देते हैं वही मार्जिनल नोट कहलाता है। सबसे पहला तो आपको आंसर में इसका मीनिंग लिखना है। ठीक है, ये क्या लिखना है ये वाली बात आप प्रिपेयर कर रहे हो ना बच्चों? देखो, एप्लीकेशन बेस्ड में या कंपनीज एक्ट में क्या लिखना है ये वाला प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। ये सब सिर्फ जेआईजीएल में भी सिर्फ उन चैप्टर में हेमंत नागर देखने को मिलेगा जो कौन से हैं, जेआईजीएल में भी सिर्फ उन्हीं चैप्टर में आपको ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिलेगा जो किससे रिलेट कर रहे हैं, थ्योरेटिकल हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि अगर मैं किसका आंसर लिख रहा हूं, मैं मार्जिनल नोट का आंसर लिख रहा हूं, तो व्हाट शुड बी, तो सबसे पहले मीनिंग। ठीक है, इन सबके पॉइंटर्स बना लीजिएगा, सबके पॉइंटर्स बना लीजिएगा। और सबसे अच्छा तरीका है अन्या श्रीवास्तव इनको रिवाइज करने का। मेरी बात फिर से सुनिएगा क्या मैं कह रहा हूं।
इन थ्योरी चैप्टर्स को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनके पॉइंटर्स के नोट्स बनाओ, एक बार पढ़ो और उनको बार बार उन उन पॉइंटर्स को रिवाइज करो और उसके कंटेंट अपने मन में सोचो कि अगर मान लो मुझे मार्जिनल नोट के बारे में लिखना है तो मैं मीनिंग में क्या लिखूंगा। दूसरा, इंग्लैंड में क्या होता है। तीसरा, इंडिया में क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट। फिर उसके बाद केस लॉ अगर है तो हर एक हेडिंग को लेकर मेरा कहना है कि वरदान सक्सेना, अदिति पांडे, आकांक्षा गौतम, अक्षदा अतसुरे, आपके पास जितने थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके हर एक हेडिंग के लिए जहां पर 4 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आपके पास उसके कंटेंट होना चाहिए और उन कंटेंट के पॉइंट को आपको रिवाइज करते समय सोचना है कि आप लिखेंगे क्या। अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तरीका एक बार कीप इन माइंड कि ये तरीका मुझे लगता है आपके काम आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जब मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो वो भी स्पेसिफिकली अभी जिन चैप्टर्स को मैं पढ़ रहा हूँ उनमें मैं यही तरीका लगाता हूँ। अगर आपके काम आए तो मुझे ज़रूर बताना। तो मार्जिनल नोट अनिकेत साहू, मैंने सबसे पहला कह दिया, हेडिंग विच हैज बीन गिवन टू एनी इनैक्टमेंट और प्रोविजन, एनी इनैक्टमेंट और प्रोविजन इज नोन एज मार्जिनल नोट। करेक्ट। व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड, तो इन इंग्लैंड मार्जिनल नोट्स आर नॉट कंसिडर्ड एट ऑल। मार्जिनल नोट्स इंग्लैंड में कंसिडर नहीं किए जाते। वॉट इन केस ऑफ इंडिया, तो कहा गया कि देर इज नो नीड टू गिव मच इम्पॉर्टेंस टू मार्जिनल नोट इन इंडिया एज दे आर बिंग गिवन इन इंग्लैंड। इंडिया में मार्जिनल नोट को उससे ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है जिस जो महत्व कहाँ मिल रहा है, इंग्लैंड में उन्हें मिल रहा है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो मीनिंग बताया, दूसरा पॉइंट इंग्लैंड में इन्हें कंसिडर नहीं किया जाता। तीसरा, इंडिया में हम कह रहे हैं कि इंडिया में भी देर इज नो एज सच नीड टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द मार्जिनल नोट देन द इंपॉर्टेंस विच इज बिंग गिवन इन इंग्लैंड। फिर उसके बाद आप इंडिया में बताओगे कि मार्जिनल नोट डू नॉट कंट्रोल द मीनिंग ऑफ द प्रोविजन। मार्जिनल नोट या जो हेडिंग है, दे आर नॉट पार्ट, पहले तो ये लिखो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट, पार्ट ऑफ एक्ट नहीं है, पहली बात तो ये, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट एंड दे शिल नॉट बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस, या यूं कहूं दे शैल नॉट कंट्रोल द प्रोविजन गिवन इन द एक्ट। ये किसी भी रूप में एक्ट में दिए हुए प्रोविजंस को कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक। इसके बाद आप लिखेंगे कि यहाँ पर केस है बच्चों, पतंजलि शास्त्री ने भी एक बात कही है, यहाँ पर शायद आपको मिले ये, पतंजलि शास्त्री, कि सिर्फ और सिर्फ ओनली व्हेन एंड व्हेन देयर इज अ एम्बिग्विटी, ओनली व्हेन देयर इज अ एम्बिग्विटी देन एंड देन ओनली आप क्या करेंगे, मार्जिनल नोट का यूज करेंगे। इफ देर इज नो एम्बिग्विटी और द मीनिंग ऑफ द प्रोविजन इज क्लियर, तब आपके द्वारा इन्हें यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है। बलराज कुमार वर्सेस जगतपाल सिंह का केस है, बलराज कुमार वर्सेस जगतपाल सिंह। और लास्ट में जब अपन ने प्रियम्बल पढ़ा था तो वहां कौन सा केस था, राजमल वर्सेस हरनाम सिंह, राजमल वर्सेस हरनाम सिंह। और यहां पर अपन बात कर रहे हैं बलराज कुमार वर्सेस जगतपाल सिंह, ध्यान रहे बच्चों। करेक्ट। तो देखिएगा जरा, इंग्लैंड वाला ओपिनियन, मीनिंग तो अपन ने मन से लिखा जो अपने को पता है, फिर इंग्लैंड में निर्णय यह है कि मार्जिनल नोट को कंसिडर नहीं करेंगे, फिर इन आर कंट्री the weight of authorities in favor of the view that marginal note cannot be used for construing the section। ठीक है। बलराज कुमार वर्सेस जगतपाल सिंह के केस में कि भैया इंग्लिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें इंडिया में देने की जरूरत नहीं है। पतंजलि शास्त्री, जरा चेक करिएगा, कैन नॉट बी रेफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रूइंग द स्टेट्यूट्स।
ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बच्चों कि अगर देर इज एम्बिग्विटी देन एंड देन ओनली क्या किया जा सकता है, मार्जिनल नोट का यूज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। देखो, in all types of cases where main provision is sought to be interpreted differently, reference to marginal note would be permissible in law, otherwise सुप्रीम कोर्ट ने वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स के केस में कहा है कि जब मीनिंग क्लियर है तो आप यूज नहीं करेंगे। where the meaning is clear you cannot use it, तो ध्यान रखिएगा मार्जिनल नोट क्या होते हैं। these are the headings given to the sections। कितनी बातें हो गई? 4। पहला कौन सा पॉइंट लिखेंगे? इंग्लैंड से भी पहले उसका मीनिंग, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा इंडिया और चौथा केस लॉ। मेरी बात क्लियर? ये 4 पॉइंटर आपको मार्जिनल नोट में लिखने हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 3 हेडिंग आपको कवर करवा दी है, अंशिका पालीवाल, अंकित डांगी। पहली है मैंने डेफिनेशन क्लॉज या इंटरप्रिटेशन क्लॉज, दूसरा है प्रियम्बल जिसमें राजमल वर्सेस हरनाम सिंह का केस, और तीसरा है बच्चों जो मैंने बात की वो है कि मार्जिनल नोट, जहाँ पर पहला केस तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज बलराज कुमार वर्सेस जगतपाल सिंह। उसके अलावा आप जो है वेस्टर्न थिएटर्स का जो केस है अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पूना, ठीक है, और उमर भाई वाला केस, आनंद भाई उमर भाई वाला केस, ठीक है। आप इनमें से जितने करके जाएं, पर मैक्सिमम या मिनिमम 2 जरूर करके जाइएगा। एक बलराज कुमार वाला तो करके जाना ही सही, और एक वेस्टर्न इंडिया वाला और कर लेना काफी है, वेस्टर्न इंडिया वाला और कर लेना काफी है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब पहुंचे हैं अपन चौथे पॉइंट पर, दैट इज शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल। तो अनय धनगर शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल में पहले क्या कंसिडर करेंगे कि शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल होते क्या हैं, ठीक है। तो द नेम विच आर बिंग गिवन टू एनी एक्ट, तो नेम को लेकर मैंने एक वर्ड अक्षदात्सुर्य तुम्हें बोला था कि इट इज नॉमनक्लेचर गिवन टू द एक्ट। तो जब किसी एक्ट को एक नॉमनक्लेचर दिया जाता है, दैट नॉमनक्लेचर इज नोन एज शॉर्ट टाइटल टू द एक्ट, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, Companies Act 2013 is a short title to the company law, correct. CPC is a short title to the Code of Civil Procedure and Code of Criminal Procedure, correct. तो ये तो आपने शॉर्ट टाइटल बता दिया, बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग टाइटल? अब लॉन्ग टाइटल को भी आपको समझाना पड़ेगा। तो लॉन्ग टाइटल प्रोवाइड्स फॉर द मुझे कहना चाहिए कि लॉन्ग टाइटल पहले तो ये बता देना है आपको कि इट प्रीसीड्स द प्रीएम्बल, इट प्रीसीड्स द प्रीएम्बल। मैंने क्या कहा आपको? इट प्रीसीड्स द प्रीएम्बल। वैसे तो आजकल के प्रीएम्बल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, आजकल सिर्फ लॉन्ग टाइटल ही चलता है। प्रीएम्बल जैसा आजकल सारे एक्ट में प्रीएम्बल की कोई जरूरत नहीं है, प्रीएम्बल बनाए भी नहीं जाते आजकल, सिर्फ क्या बनाए जाते हैं? लॉन्ग टाइटल। पर अगर मान लो किसी एक्ट में दोनों देखने को मिले तो लॉन्ग टाइटल पहले आता है और प्रीएम्बल बाद में आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टाइटल वुड कम फर्स्ट देन द प्रीएम्बल, अगर ये दोनों मौजूद हैं तो, अदरवाइज नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। कितनी बातें हो गई? शायद 2, कि शॉर्ट टाइटल क्या होता है और लॉन्ग टाइटल अगर एक्ट में है तो इट ऑलवेज प्रीसीड्स प्रीएम्बल। लॉन्ग टाइटल क्या शो करता है? तो नेचर ऑफ द एक्ट। नेचर ऑफ द एक्ट मतलब किस तरह के एक्ट का नेचर बताएगा? सिमरन अगर आप बता सकती हैं कि नेचर क्या है? एक्ट कंसोलिडेटरी है, कैसे पता चलेगा? लॉन्ग टाइटल से। एक्ट अमेंडेटरी है, कैसे पता चलेगा? लॉन्ग टाइटल से। एक्ट कोडिफाइंग है, कैसे पता चलेगा? लॉन्ग टाइटल से। एक्ट इनेबलिंग है, एक्ट डिसेबलिंग है, एक्ट पीनल है, ये कैसे पता चलता है? ये सब लॉन्ग टाइटल से पता चलती है ये बात। फिर तो आपने बता दिया शॉर्ट टाइटल क्या है, लॉन्ग टाइटल प्रीसीड्स दी प्रीएम्बल 2। तीसरा आपने बता दिया कि ये जो है लॉन्ग टाइटल क्या करने में हेल्प करता है, दैट इज नेचर ऑफ द एक्ट को जानने के लिए मदद करता है। नेचर ऑफ द एक्ट में वरदान सक्सेना आपको क्या लिख देना है कि भैया कंसोलिडेटरी, अमेंडेटरी, ये समझने में हमारी मदद करता है। 3 बातें हो गई। चौथी बात अगर अपन बात करें तो लॉन्ग टाइटल को लेकर अर्लियर इट वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द एक्ट। लॉन्ग टाइटल को पहले पार्ट ऑफ द एक्ट नहीं माना जाता था, ठीक है। पार्ट ऑफ द एक्ट मतलब लॉ का पार्ट नहीं है, ये लॉ पढ़ते समय ध्यान में नहीं
रखा जाए, बट लेटर ऑन अब अपने विचारों से एक वर्ड तुम्हें मिलेगा वियर। वियर का मतलब होता है डेविएट करना, ठीक है। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज वियर्ड इट्स डिसीजन एंड इन केस ऑफ एम्बिक्विटी लॉन्ग टाइटल को भी यूज किया जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें देखने को मिलना चाहिए, जरा चेक करें, ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें देखने को मिलना चाहिए। जरा चेक कर लो एक बार वेदर जो भी मैं बोल रहा हूं वो सही है या नहीं। लॉन्ग टाइटल इज नाउ पार्ट ऑफ द एक्ट, अर्लियर माना नहीं जाता था। क्या बताता था? जनरल टर्म्स पर्पस ऑफन प्रीसीड्स द प्रीएम्बल। शॉर्ट टाइटल विच इंप्लाइज एब्रीविएशन फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। करेक्ट एग्जाम्पल दे देना। शॉर्ट टाइटल में सीआरपीसी, लॉन्ग टाइटल में मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बोला था कि एग्जाम्पल अपन कंपनीज एक्ट का दे सकते हैं। क्या लिखेंगे? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ठीक है, पहले मेरा कहना था देयर वाज अ डाउट वेदर लॉन्ग टाइटल इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट और नॉट, बट इट इज नाउ वेल सेटल्ड लॉ दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, और जनरली जब एम्बिग्विटी है तो यूज किया जा सकता है, बट देयर इज अ क्लैरिटी तो इसको यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहले से अब हमने हमारा तरीका क्या कर लिया है? डेविएट कर लिया है, ये ध्यान रहे। ठीक, तो अनिकेत साहू, लॉन्ग टाइटल शॉर्ट टाइटल के बारे में ध्यान रहेगा अपने को क्या लिखना है। दूसरा, प्रियम्बल के केस में अपन ने लास्ट टाइम ही बात कर ली थी, और राजमल वर्सेस हरनाम सिंह के केस में देख लिया था कि ओनली इन केस when there is ambiguity then and then only preamble can be referred to। चूंकि ये एक्ट का पार्ट नहीं होता है, इसीलिए preamble को अब हटाया जा रहा है। preamble को अब एक्ट के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद मार्जिनल नोट मैंने तुमको समझा दिया, डेफिनेशन समझा दी। अब अपन पहुंच जाओ सीधे सीधे किस बात पर पहुंच जाए हम लोग? तो अब पहुंच जाना चाहिए प्रोविजो। ठीक है, प्रोविजो पे, और वहीं पर सेविंग क्लॉज भी है, और वहीं पर मेरा कहना है कि एक्सेप्शन भी है। करेक्ट है, बट इसका बेहतरीन जवाब आपको कहाँ मिलेगा? जब अपन आगे पढ़ेंगे ना प्रिंसिपल, तब। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये चाहे आप किसी भी तरह से रीड कर लें, बट इट इज़ नॉट हैविंग दैट मच इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये प्रोविजो को लेकर आगे और डिटेल में एक अच्छा आंसर दिया हुआ है आपके नोट्स में। ठीक है, बट तुम्हें याद है मैंने एक बात कही थी कि प्रोविजो जो है, जो शामिल है उनको निकालता है। Those things which are included into it are excluded by the proviso, while exception तो जो है शुरुआत में ही इनएक्टिंग केस को अप्लाई नहीं होने देता। ये मैंने आपको सिखाया था कि एक्सेप्शन में तो पहले ही बोल दिया जाता है कि प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा, बट मैंने जब तुम्हें सिखाया था प्रोविजो के केस में, तो जहां प्रोविजन अप्लीकेबल होता है वहां से जब हम किसी चीज को निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रोविजो यूज किया जाता है। और सेविंग क्लॉज मैंने आपको सिखाया था कि अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड, जहां पर हम क्या करते हैं, किसी प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन से क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करते हैं किसी भी प्रोविजन को, व्हाट वी डू, हम किसी प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन से सेव करते हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। तो यहाँ पर प्रियांश नागर अगर एग्जाम पर लिखने की जरूरत पड़े तो क्या लिखेगा? 152 का 2 लिखना। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ऑल डायरेक्टर बी अपॉइंटेड इन दी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो जब भी किसी प्रोविजन को सेव करने की बात की जाती है तो सेविंग क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, प्रोविजो एक्सेप्शन बात हो गई। ठीक, इसका एक बेहतर जवाब आगे भी देखने को मिलेगा, इसका एक बेहतर जवाब आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रोविजो का, तब तक अपन शांत रहें। ठीक है, तो प्रोविजो हम लिख पाएंगे, मार्जिनल नोट हम लिख पाएंगे, हम प्रियम्बल लिख पाएंगे, हम लॉन्ग टाइटल शॉर्ट टाइटल लिख पाएंगे, हम डेफिनेशन क्लॉज लिख पाएंगे। करेक्ट, इसके बाद अगर हमको जरूरत पड़े कि हमको शेड्यूल या इलस्ट्रेशन लिखना है तो ये दोनों बातें और कर लें, पर इससे पहले हम चैप्टर हेडिंग और कर लें। करेक्ट, तो बताओ चैप्टर हेडिंग में भी आंसर यही होना चाहिए। पहला तो चैप्टर हेडिंग क्या कहेगी, व्हाट डज इट मीन, मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर हेडिंग का आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा। दूसरा,
ओपिनियन, whether it should be used for the interpretation or not। तीसरा, यहां पर एक फ्रीक का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फ्रीक इंडिया लिमिटेड, मुझे जहां तक ध्यान है, जरा चेक करना, टेरिफ वगैरह का एक मामला है। तो ये केस अपने को 3 बातें यहाँ लिख कर आनी है। वैसे चांसेस आर वेरी रेयर, इसको भी कभी प्रश्न में पूछा नहीं गया है, बट इस बार तुम लोग इतने इंटेलिजेंट बच्चे प्रश्न मतलब एग्जाम दे रहे हैं, तो सानिध्य पटेल फिर तो एग्जाम में ऐसे प्रश्नों का पूछना बिल्कुल बनता है, बोल हाँ या ना। तो जब अपन बात करें सानिध्य किसकी, वी विल बी टॉकिंग अबाउट हेडिंग और टाइटल ऑफ द चैप्टर। तो इसका मतलब क्या है कि जब पहले तो मीनिंग लिखना है। अब मीनिंग में क्या, जब सेवरल इनैक्टमेंट का मतलब क्या होता है, इनैक्टमेंट्स का मतलब तुम समझ ले सेक्शंस या प्रोविजंस, ठीक है। इनैक्टमेंट का मतलब क्या समझोगे, सेक्शंस या प्रोविजंस। तो जब सीरीज ऑफ इनैक्टमेंट्स या प्रोविजन किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट मैटर से ही डील करते हैं, करेक्ट, तो दे आर ऑलवेज प्रिसीडेड बाय वन हेडिंग विच इज नोन एज चैप्टर हेडिंग, क्लियर बात क्या। तो फिर वहां पे एग्जांपल देना पीयूष झरिया, कौन सा एग्जांपल देगा, पीयूष झरिया कौन सा एग्जांपल देगा वहां, जैसे कंपनीज एक्ट का एग्जांपल दे देना 2013 का, सारे एग्जांपल मैक्सिमम टेक फ्रॉम द कंपनीज एक्ट ओनली। तो प्रियंका चौहान एग्जांपल में अपन ये लिख देंगे कि भैया मान लो सेक्शन जो है कहें 139 से लेकर 148 या फिर 128 से लेकर 138 का चैप्टर नाम बता देना, क्लियर। उसके बाद तुम्हारा जो आंसर हेडिंग और टाइटल ऑफ द चैप्टर को लेकर रिलेट करेगा बच्चों, वो रिलेट करेगा प्रियम्बल की तरह। मतलब प्रियम्बल जिस तरह से क्या होता था बच्चों, कुछ लोग कहते हैं इट इज अ की टू द माइंड ऑफ द मेकर, या तो अपन ये ले लो, ठीक है, की टू द माइंड ऑफ द मेकर, ठीक, आप ये ध्यान में रखें। और दूसरा, इन केस ऑफ एम्बिग्विटी ओनली इट शुड बी यूटिलाइज, अगर मीनिंग क्लियर है तो यूज नहीं किया जाए। देखो जरा, हेडिंग इज अ की टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉजेज रेज्ड अंडर इट, मतलब जैसे प्रियम्बल पूरे ऐड का होता है बच्चों, वैसे ही ध्यान रखना चैप्टर हेडिंग किसकी होती है, उन सेक्शंस की होती है जो उसके अंतर्गत बिलोंग करते हैं। तो अ प्रियम्बल इज अ चैप्टर हेडिंग इज अ प्रियम्बल टू द प्रोविजंस फॉलोइंग देम, जितने भी प्रोविजंस उसमें आते हैं उन सबकी हेडिंग जो है वो चैप्टर हेडिंग है और उसे प्रियम्बल माना जाता है। और तभी यूज करें जब इनएक्टिंग पार्ट एम्बिगुअस है, अदरवाइज यूज ना करें। फ्रिक इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस कि भैया जब भी हेडिंग है तो वह उसमें अंदर दिए गए प्रोविजंस को कंट्रोल नहीं करेगी, तब यूज नहीं करना है जब मीनिंग क्या है, क्लियर है एंड अनएम्बिगुअस है। मेरी बात समझ में आई, तभी, अदरवाइज नहीं। तो आपके पास कंटेंट में, अब बताओ अनय धनगर, अक्षदा अदसुरे, देखो फिर से मार्जिनल नोट में कोई केस लॉ, मार्जिनल नोट में तो बहुत सारे केस लॉ हो गए अनिकेत। एक तो हो गया तेरे पास वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स लिमिटेड वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पूना, और दूसरा तू क्या लिख देगा वहां पे, जगतपाल सिंह वाला केस, बलराज कुमार वर्सेस जगतपाल, सीआईटी वर्सेस उमर भाई का केस लिखना तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, करेक्ट। दूसरा, फिर जब तेरे पास प्रियम्बल की हेडिंग आए तो तेरे पास लिखने को कौन सा केस हो गया यहाँ पर, प्रियम्बल को लेकर यहाँ पर राजमल वर्सेस हरनाम सिंह का केस लिख देगा, ठीक। उसके बाद अपन बात करने लगे चैप्टर हेडिंग की, तो वहां पे आपको कौन सा केस देखने को मिला, फ्रीक इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हो गए टोटल संख्या 4 या 5। उसके बाद बताओ, उसके बाद प्रोविजन में तो कोई कुछ भी नहीं देखा अपन ने, शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल में भी कोई केस लॉ नहीं देखा अपन ने, और इसके बाद प्रोविजो, हाँ अब तो कोई बस यही 5 केस लॉ अपन ने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। अब अपन आखिरी बात कर रहे हैं बच्चों, दैट इज इन रिलेशन विद द एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशंस, ठीक है, एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशंस, ठीक। सबसे पहली बात, इलस्ट्रेशंस आर पार्ट ऑफ द एक्ट,
मतलब जब भी प्रोविजन पढ़ रहे हो तो उसके साथ तुमको इलस्ट्रेशंस पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या मदद करेगा? टू नो द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। और ध्यान रखें कि इससे किसी भी तरीके से आप उस सेक्शन को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना ही उस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी को ना बढ़ा पाएंगे ना घटा पाएंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से आप किसी भी इलस्ट्रेशन से किसी भी प्रोविजन को ना घटा पाएंगे ना बढ़ा पाएंगे। अब सुनना मेरी बात यहां पर। नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे अपन ने इंडियन पिनल कोड में अगर अपन ने सेक्शन नंबर 403 404 पढ़ा तो 403 में अपन ने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस देखे, करेक्ट है, जिसका मैंने शायद सी या डी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। 405 अगर मैंने अपन ने बात की तो वहां पे मैंने सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात कही थी, करेक्ट है। तो ये सब इलस्ट्रेशंस हैं, तो लॉ की लैंग्वेज को चेंज नहीं करेंगे, लॉ की लैंग्वेज को दे विल नॉट चेंज। और दूसरी बात, जिन सेक्शन में सिर्फ लॉ है, सिर्फ प्रोविजन है, इलस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, they cannot curtail or expand the ambit of section which alone forms the enactment। इसका मतलब जिन सेक्शन में एग्जाम्पल्स नहीं हैं, आप उनको किसी भी इलस्ट्रेशन से ना बढ़ा पाएंगे ना घटा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती इलस्ट्रेशन से स्कोप इंक्रीज नहीं किया जाएगा। और दूसरा, आप लैंग्वेज नहीं बदल पाएंगे इलस्ट्रेशन से, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार प्रश्न पूछा गया है ये इलस्ट्रेशन का, पहला, इलस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट। दूसरा, क्या आप मॉडिफाई कर पाओगे लैंग्वेज? नहीं। दो, तीसरा, क्या आप एक्सपांड कर पाएंगे, या फिर मुझे कहना चाहिए कि उसके स्कोप को लिमिट कर पाएंगे जिस सेक्शन में एग्जाम्पल नहीं है या इलस्ट्रेशन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस एक्सप्लेनेशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक्सप्लेनेशन जो है किसी भी सेक्शन में यूज किए गए शब्दों को समझाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक्सप्लेनेशन नंबर 149 सबसेक्शन 7 का एक्सप्लेनेशन कंपनीज एक्ट में याद करो। 149 सबसेक्शन 7 का एक्सप्लेनेशन कंपनीज एक्ट में, जहां पर आपने नॉमिनी डायरेक्टर को समझने की कोशिश की थी, तो किसी भी सेक्शन में यूज किए गए शब्द का मतलब ध्यान रखिएगा आपको कैसे पता चलता है। तो उसने कहा एक्सप्लेनेशन से पता चलता है। और ध्यान रखिएगा, ओनली इन केस ऑफ एम्बिग्विटी आपको ध्यान रखिएगा उनको पढ़कर उस सेक्शन को समझना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड। आप उस सेक्शन की एम्बिड को, उसके स्कोप को इन एनी केस कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन एक बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए प्रिपेयर करके जाना। अगर आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे तो आई सपोज आपने इसे एक इसका क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, तो फिर से क्या कहें, इलस्ट्रेशन क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है? तो दोनों ही पार्ट ऑफ द एक्ट हैं, दोनों ही पार्ट ऑफ द एक्ट हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा, बोथ आर पार्ट ऑफ द एक्ट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन किसी भी तरीके से प्रोविजन को एक्सपांड नहीं करेंगे। और तीसरा, इलस्ट्रेशन में एक और बात लिखनी है कि आपको लैंग्वेज ऑफ द एक्ट को मॉडिफाई करने का अधिकार नहीं है। देयर इज नो राइट टू चेंज और मॉडिफाई द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट, ये बात ध्यान रहे। अगर ये आप लिख पाते हैं तो आपका काम होगा। शेड्यूल, ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात कि दे आर अपेंडेड टू दी स्टेट्यूट, और जब भी लॉ पढ़ रहे हो तो शेड्यूल को साथ में रखकर पढ़ो। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा,
इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब शेड्यूल में, और मेरा कहना चाहिए कि लॉ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो लॉ शैल प्रिवेल, लॉ शैल प्रिवेल, लॉ को महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, बस ये आपका इंटरनल एड वाला जितनी भी हेडिंग है यहाँ पर खत्म होती है, जिसमें लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, नेचर, सब्सटेंस, नाम, पार्ट ऑफ द एक्ट यूज किया जा सकता है ओनली इन केस ऑफ एम्बिग्विटी। दूसरा, चैप्टर हेडिंग फ्रीक इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चैप्टर हेडिंग ओनली यूज्ड फॉर द सेक ऑफ आप एम्बिग्विटी को खत्म कर सकें। थर्ड अब जब बात करेंगे तो अब बात करेंगे मार्जिनल नोट और प्रियम्बल की, मार्जिनल नोट और प्रियम्बल की, जिसमें आपको केस ध्यान रखना पड़ेंगे, जो भी मैं अपन ने केस 3 एक डिस्कस किए हैं। उसके बाद डेफिनेशन क्लॉज, उसके बाद प्रोविजो, उसके बाद इलस्ट्रेशन, और उसके बाद अपन ने कौन सी बात कर ली, शेड्यूल। अब अपन चर्चा कर रहे हैं बच्चों एक्सटर्नल ऐड टू द इंटरप्रिटेशन की। एक्सटर्नल ऐड टू द इंटरप्रिटेशन जिसको लेकर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा बच्चों। देर इज ओनली वन क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, और 4 मार्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4 मार्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब अपन ये स्पेसिफिकली समझ नहीं सकते कि डिक्शनरी को लेकर वो पहले से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, या फॉरेन डिसीजंस को लेकर वो पूछ लेगा, या एक्ट्स इन पेरीमेटेरिया को लेकर वो पूछ लेगा, या फिर पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को लेकर पूछ लेगा, या कमेटी रिपोर्ट को लेकर प्रश्न पूछ लेगा। ऐसा वह कुछ भी नहीं करने वाला है, वह ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। एक्सटर्नल ऐड टू द इंटरप्रिटेशन को लेकर सीधा एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसकी शुरुआत अनय धनगर आपके पास होनी चाहिए। मतलब आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिख पाओगे कि अपन पहुंच जाएं डिक्शनरी, अपन पहुंच जाएं पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, या अपन ने कमेटी रिपोर्ट लिख दिया। कुछ ना कुछ 4 से 5 लाइनें आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी। 4 to 5 लाइन्स देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू बी मैंशनड बाय यू। तो वहां पे 4-5 लाइन आप क्या करेंगे कि लाइक इंटरनल ऐड, external ads are also used for the interpretation and construction of any enactment statute, ठीक है, या statute, विच मे बी दी फॉलोइंग, जिनमें से इन्हें आप शामिल कर सकते हैं। और फिर आप चाहें तो लिखो अपनी सीक्वेंस में, बट आंसर की शुरुआत में कसम खा लीजिए जिन भी क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल आंसर लिखना है तो पॉइंटर सीधे मत लिख कर आइएगा ताहा हाशमी। 3 लाइन का एक बैकग्राउंडर जरूर देकर आना है, 3 लाइन का एक बैकग्राउंडर जरूर देखकर आना है, उसके बाद ही आप आंसर शुरू करेंगे, वरना आप आंसर शुरू नहीं करेंगे। तो चेक करो, एक बैकग्राउंडर मैंने मार्क करवाया था, ये रहा वो, ठीक है, ये देखो। अपार्ट फ्रॉम द इंट्रेंसिक एड, इंट्रेंसिक मतलब इंटरनल एड, प्रियम्बल और परव्यू ऑफ द कोर्ट ऑल्सो यूज आउटसाइड दैट आर एक्सट्रेंसिक एड या एक्सटर्नल वन फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, तो फिर किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है तो फिर किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, एक्सटेंसिक एड्स टू द इंटरप्रिटेशन को लेकर जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो सर अगर श्रुति दलाल एक प्रश्न पूछ रही है कि सर मान लो सेकेंडरी प्रिंसिपल्स को लेकर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 4-5 मार्क का, जिसको लेकर उसने बोला कि सारे एक्सटर्नल नहीं सेकेंडरी प्रिंसिपल्स लिखो, तो फिर उसको लेकर 4-5 लाइनों में क्या हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे, बताओ बच्चों। मीनिंग एंड एग्जाम्पल नहीं दे सकते बेटा अनुष्का, सेकेंडरी प्रिंसिपल्स में मीनिंग और एग्जाम्पल कैसे देंगे। हाँ, बस ये लिख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी प्रिंसिपल्स देयर आर सर्टन अदर प्रिंसिपल्स एज वेल विच मे बी यूज्ड although their relevance is relatively lesser than the primary principles, that's why they are known as secondary principles। फिर उसके बाद आप
ये 1 2 3 4 लिख कर आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आपको कहीं ना कोई ब्रैकेट बताना पड़ेगा, और मेजरली थ्योरेटिकल में, और वो क्वेश्चंस जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस चैप्टर को, दैट इज थर्ड चैप्टर, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में आते जाते रस्तों पर रखिएगा। ठीक, अब यहां पर जब आप अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, तो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं डिक्शनरी की। सबसे पहले व्हाट वी कैन गो फॉर, अपन डिक्शनरी को सबसे पहले समझें। तो मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले तो क्या होता है कि एक्ट में दिया गया जो डेफिनेशन होता है वही श्रद्धा भदौरिया यूज होता है। सर 4 मार्क्स में पॉइंट को कितना एक्सप्लेन करें, मैं बताता हूं बेटा। ये शब्दों में मैंने तुमको शायद बताया था ना कि 1 मार्क के लिए आप 20 क्या लिखें, 1 मार्क के लिए 20 वर्ड्स लिखें। तो मान लो एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो 80 वर्ड्स आप करीब लिखेंगे, 80 to 100। तो ऐसा कोशिश करें कि एक एक हेडिंग पे आप कितना लिख पाएं, 20 से 25 वर्ड लिख पाएं, 20 से 25 वर्ड लिख पाएं। और ध्यान रखना, फिर ऐसे केस में आप अवॉइड कर सकते हैं उनके मीनिंग लिखना, कि कंटेम्पोरनिया एक्सपोजिशियो, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मेरी बात समझ में आई? तो 80 से 100 मार्क, 80 से 100 वर्ड एक आंसर में आपके पास ऑन एन एवरेज होने चाहिए, विच आर बेसिकली थ्योरेटिकल। क्योंकि जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं बच्चों, उसमें समय नहीं जाता, प्रोविजन लिखना है, आंसर लिखना है, प्रोविजन लिखना है, आंसर लिखना है। और उसमें आप वर्ड से लिमिट भी कैसे कर पाओगे, क्योंकि अनिकेत साहू सेक्शन तो लिखना ही पड़ेगा, और भले वो 10 लाइन का है, भले वो 20 लाइन का है, जिससे अपना आंसर आ जाए। तो वहां पर अपने को कभी दिक्कत नहीं होगी। ये थ्योरेटिकल में दिक्कत होती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो बता साहू, सबसे पहले तो डिक्शनरी के बारे में तुझे लिखना है। तो डिक्शनरी में क्या लिखना पड़ेगा कि डिक्शनरी तभी यूज की जाती है जनरली जब एक्ट में किसी प्रकार का मीनिंग ना हो। तो मैंने तुझे क्या सिखाया था कि अगर एक्ट में किसी प्रकार की कोई डेफिनेशन यूज ना की गई हो, तो फिर ऐसे केस में हम पेरी मटेरिया एक्ट चेक करते हैं। कौन से एक्ट देखते हैं? पेरी मटेरिया, एक्ट्स इन पेरी मटेरिया। ठीक है, पेरी मटेरिया एक्ट्स देखते हैं। और अगर वो भी अपनी मदद नहीं करे, तो फिर तीसरे केस में अपन जाते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट में। किस में जाते हैं? जनरल क्लॉजेज एक्ट में। और फिर अगर जनरल क्लॉजेज एक्ट भी हमारी मदद नहीं कर पाता, तो फिर हम जाते हैं डिक्शनरी में। मेरी बात समझ में आती है क्या? ये सब पढ़ाते समय बताया था। मुझे आज भी याद है, पढ़ाते समय ये सारी बातें बताई थी कि सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज, नहीं तो फिर एक्ट्स इन पेरिमेटेरिया, फिर भी नहीं तो जनरल क्लॉजेज एक्ट, एंड देन ओनली डिक्शनरी मीनिंग वुड बी यूज्ड। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी में अपन जब भी किसी वर्ड का मीनिंग ले रहे हैं, तो फिर कलवानी कंटेक्स्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अपन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं जा सकते। ये कंटेक्स्ट तो बहुत बड़ी चीज है, जो अपन ने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में भी देखी थी, तुझे याद है कि इंटरप्रिटेशन जब भी लिया जाएगा तो आइसोलेटेड नहीं लिया जा सकता, कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के लिया जाएगा। इवन जब तूने कौन सा पढ़ा था, अट्रीस मेजिस वेलिएट काम पीरियड, तो भी आप कंटेक्स्ट से बहुत अलग होकर मीनिंग नहीं निकाल सकते। और आज अगर मैं डेफिनेशंस की भी बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना कंटेक्स्ट के साथ में ही काम करना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए, कंटेक्स्ट ही चलता है। भले ही आप इस कंटेक्स्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बात और है, बट मतलब कंटेक्स्ट को ध्यान में रखकर ही मीनिंग निकाला जाएगा। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि भैया डेफिनेशन कब यूज किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कंटेक्स्ट को ध्यान में रखा जाएगा। तीसरी बात क्या होती है? टेक्निकल वर्ड शुड बी गिवन टेक्निकल मीनिंग। टेक्निकल वर्ड शुड बी गिवन टेक्निकल मीनिंग। और चौथा पॉइंट जो तुम्हें याद है, मैंने बताया था, चौथा पॉइंट, इनके साथ साथ इनके पॉइंटर्स अगर पहले नहीं बनाए हों और तुमने कभी नहीं पढ़े हों, तो साथ में बनाते जाना। चौथा पॉइंट मैंने कहा था कि अगर कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर मीनिंग को एक्सपाउंड कर रखा है, एक वर्ड बताया था एक्सपाउंड, AEXPOUND, जिसका मतलब मैंने तुम्हें सिखाया था कि एक्सप्लेन किया है। तो अगर किसी वर्ड को एक्सपाउंड किया गया है बाय द जुडिशरी, तो ओवर द डिक्शनरी मीनिंग आपको उस मीनिंग को, जुडिशियल मीनिंग को लेना पड़ेगा। जरा चेक करिए ये सारी बातें हैं या नहीं डिक्शनरी में। पहला तो ये पॉइंट हो गया, एक्ट जब डिफाइंड नहीं है तो डिक्शनरी में यूज करें। ठीक है, दूसरा ये देखो, कंटेक्स्ट को ध्यान में रखें। शैल टेक कलर फ्रॉम द कंटेक्स्ट।
फिर तीसरा, टेक्निकल वर्ड शुड बी गिवन अ टेक्निकल मीनिंग। और चौथा, जुडिशियल डिसीजन एक्सपाउंडिंग द मीनिंग शुड बी कंसिडर्ड। और एक्ट्स इन पेरीमेटेरिया का मतलब सिखाया था क्या तुमको, याद है तुम्हें? एक्ट्स इन पेरीमेटेरिया मतलब जो सेम सब्जेक्ट मैटर से डील करने वाले एक्ट होते हैं वो एक्ट्स इन पेरीमेटेरिया होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिक्योरिटी लॉ में डिपॉजिटरी सेबी एक्ट और SCRA और कंपनीज एक्ट, ये चार एक्ट्स इन पेरीमेटेरिया हैं। जैसे अगर अपन बात करें जनरल लॉ में तो एक्ट्स इन पेरीमेटेरिया IPC और क्या है CRPC, फिर NDPS, ठीक है, उसके बाद पोक्सो, उसके बाद ठीक है, फिर PMLA, बेनामी, ये सब क्या हैं, ये एक्ट्स इन पेरीमेटेरिया है। करेक्ट। तो ध्यान रखना, डिक्शनरी तुम्हें बता दिया तुम्हें कैसे लिखना है। दूसरा, अपन अब बात कर रहे हैं फॉरेन डिसीजंस की। जैसे अपन ने कंपनी लॉ में, तुम्हें याद है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? सोलोमन वर्सेस सोलोमन, जिसमें अपन क्या सीख के आते हैं कि भैया ये इंग्लैंड का केस लॉ है, बट ये किससे डील कर रहा था? वो वहां के कंपनीज एक्ट से डील कर रहा है। कहाँ के? इंग्लैंड के कंपनीज एक्ट से डील कर रहा है। तो क्या इंडिया का कंपनीज एक्ट उसी पर बेस्ड है? तो यस, हमने कहा कि अगर हमारा जुरिस्प्रूडेंस सेम उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, हमारा जुरिस्प्रूडेंस उसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और दूसरा, हम ऐसे केस में जब जो सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है, हम उस केस में, मेरा कहना है कि क्या कर सकते हैं, बोलो? उस एक्ट के जो कि पेरी मटेरिया है उसके डिसीजंस को यूज कर सकते हैं। जरा चेक करिए, यू विल फाइंड इट। सेम सिस्टम ऑफ जुरिस्प्रूडेंस होना चाहिए, एक्ट्स इन पेरी मटेरिया होना चाहिए, तो इंडियन कोर्ट उनको ध्यान में रखेंगे। बट इंडियन कोर्ट जब उनको कंसीडर कर रहे हैं तो कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे, ये भी बात मैंने सिखाई थी। तो नीलेश उपाध्याय, वहां पर मैंने कहा था कि लैंग्वेज, इंडियन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, और इंडिया की कंडीशंस, तीन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। लैंग्वेज, सरकमस्टेंसेस और इंडिया की कंडीशंस को ध्यान में रखा जाएगा। ये तीन बातों को ध्यान में रखकर आप क्या करेंगे, तो मैंने आपको सिखा दिया व्हाट विल यू डू दैट इज आप फॉरेन डिसीजंस को भी यूज करेंगे। का ठीक कह रहे हैं का? हम ठीक कह रहे हैं का? बताओ तो जरा। तो जब ये बात कर ली कि भैया हम लोग किस में क्या लिखेंगे, मैंने आपको सिखा दिया व्हाट विल बी मेंशन इनटू फॉरेन डिसीजन, व्हाट विल बी मेंशन इनटू डिक्शनरी। अब तीसरा अपन पहुंच गए, अन्या श्रीवास्तव, एक्ट्स इन पेरीमटेरिया। एक्ट्स इन पेरीमटेरिया को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे? तो याद करो, मैंने तुमको बताया था कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टेक्स्ट या कंटेक्स्ट की डॉक्ट्राइन का ये एक्सटेंशन है। तो जब फॉरेन लॉ सेम सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं विच आर एक्ट्स इन पेरीमटेरिया, तो उनको यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये तो तुम्हारा पहला पैराग्राफ है, ठीक है। पर जब आकांक्षा गौतम मैंने तुम्हें ये सिखाया था तो तुम्हें याद है, ये मैंने आपको ये सिखाया था, ध्यान से सुनना, कि अगर एक एक्ट 1956 में आया, ठीक है, और उसके बाद 2013 का कोई लॉ आया, तो 1956 में जो डेफिनेशंस यूज की गई हैं उनका रेफरेंस 2013 में दिया जा सकता है। ये पॉइंट सिखाया था, तुम्हें याद है क्या? कि अगर कोई लॉ बाद में इनेक्ट होता है तो उस बाद में बनाए जाने वाले एक्ट में हम 1956 या जो पुराना एक्ट है उसके वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको ये सिखाया था, करेक्ट। मैंने आपको ये भी बताया था कि रिपील्ड एक्ट को भी फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज किया जा सकता है। तो इस जो थर्ड हेडिंग है ना, जो अपन बोल रहे हैं कलवानी, कौन सी हेडिंग बेटा? थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग मतलब कौन सी? फॉरेन के लॉ या क्या बोलना चाहिए, फॉरेन के इनेक्टमेंट को यूज किया जा सकता है क्या? तो जरा चेक करिएगा।
सबसे पहला एक्सटेंशन ऑफ द रूल ऑफ कंटेक्स्ट, यूज ऑफ कंटेक्स्ट। आप पेरीमटेरिया में अदर इंस्टीट्यूट्स को भी यूज कर सकते हैं। एक्ट्स इन पेरीमटेरिया का मतलब क्या होता है? जो सेम पर्सन और सेम थिंग से या सेम सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं। ये वाला पैराग्राफ क्या है, इसका मतलब मैंने बताया था आपको। इट इज अ वेल एक्सेप्टेड लेजिस्लेचर प्रैक्टिस टू इनकॉर्पोरेट बाय रेफरेंस। याद आया ये इनकॉर्पोरेट बाय रेफरेंस क्या होता है? जब तुम्हें सिखाया था मैंने, इसमें एक डेफिनेशन बताई थी 2 क्लॉज 81 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसके अलावा तुम्हें याद है सेक्शन नंबर 7 में एक आर्बिट्रेशन वाले एक्ट में एक तरीका बताया था जिसमें रेफरेंस से भी क्या किया जा सकता है? रेफरेंस से भी प्रणव कुमार मैंने तुम्हें सिखाया था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया जा सकता है। तो रेफरेंस को भी यूज किया जा सकता है। एक एक्ट में दिए गए मामलों को दूसरे एक्ट के लिए यूज किया जा सकता है, बट जनरली स्पीकिंग ये सिर्फ सब कब होता है? Subsequent act of legislature afford no useful guide to the meaning of another act। जो अर्लियर बना लिए गए हैं, जो पहले ही बना लिए गए हैं, उनमें ये यूज नहीं होगा। जो बाद में बनाए गए हैं उन्हीं में यूज हो सकता है। एक्सेप्शंस ये है जो यहां लिखा हुआ है, क्या यूज किए जा सकते हैं क्या? ठीक, ये 1 2 3 और दूसरा रिपील्ड एक्ट को भी यूज किया जा सकता है क्या? बस सिर्फ इतना। तो बताओ क्या क्या लिखोगे इस हेडिंग में? सबसे पहला, इन दी एक्सटेंशन या इफ द डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेक्स्ट इज एक्सटेंडेड फर्दर। अगर डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेक्स्ट को एक्सटेंड किया गया फर्दर, तो ऐसे केस में मेरा कहना है देन एंड देन ओनली ये हम लोग एक्ट्स इन पेरीमटेरिया को भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, फिर एक्ट्स इन पेरीमटेरिया का मतलब, ठीक है, दूसरा एक्ट्स इन पेरीमटेरिया का मतलब। तीसरा, फिर अपन ने थर्ड पॉइंट में लिखना है कि जो है कंटेक्स्ट को तो ठीक है, अपन रेफरेंस को भी यूज कर सकते हैं, बट जो जो अर्लियर एक्ट हैं वही यूज किए जाएंगे। क्या रिपील्ड एक्ट्स को भी यूज किया जा सकता है? तो बोलना है हाँ। तो ये 4 पॉइंटर डिम्पी वाधवा फ्रॉम फ्रॉम नीमच। डिम्पी वाधवा कहाँ से? निधि मेघवाल फ्रॉम नीमच। तो यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद अपन बात कर रहे हैं 2 पॉइंट और की। कौन से 2 पॉइंट और बच रहे हैं? तो मुझे कह देना चाहिए बच्चों, याद करो। अब अपन बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री हिस्ट्री की और कमिटीज की। ठीक है, तो अब यहां पर एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, जैसे कमिटी रिपोर्ट, रेफरेंस टू द रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दी एक्ट generally acts are based on the reports of committees. For example, Companies Act 2013 was based on the report of JJ Irani committee. बोलो हाँ या ना? फ्रॉम दी क्या कहना चाहिए, ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय दी JJ ईरानी कमिटी। ये आपको बताना पड़ेगा पहले पॉइंट में। दूसरा, ये लिखना पड़ेगा दिस रिपोर्ट ऑफ द कमिटीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। आर नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। पहला एग्जाम्पल देना पड़ेगा क्या कि जनरली जो एक्ट होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं बच्चों? कमिटी रिपोर्ट्स पर बेस्ड होते हैं। दूसरा, इनके रिकमेंडेशन पार्लियामेंट पर कभी बाउंड नहीं होती। तीसरा, दैट्स वाई इन्हें इंटरप्रिटेशन के लिए जनरली इन पर डिपेंडेंसी जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कई रिकमेंडेशन हमने एक्सेप्ट नहीं की हो। फिर उसके बाद आप तीसरे पॉइंट पर आएंगे, तो आप लिखेंगे कि ऑल्दो इन केस ऑफ एम्बिग्विटी इनको यूज किया जा सकता है। जरा चेक करना बच्चों। बात समझ में आ गई क्या? तो पॉइंटर तैयार होने चाहिए, रेफरेंस टू दी रिपोर्ट्स ऑफ दी
कमेटी। ठीक है, फिर उसके बाद बचता है एक पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। अर्लियर इट वाज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, पहले तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को यूज़ नहीं किया जा सकता था, बट अब हमने बदल दिया है, हम लोग एम्बिग्विटी के केस में इसे भी यूज़ करने लगे हैं। एम्बिग्विटी के केस में इसे भी यूज़ करने लगे हैं, तो ये पॉइंटर ध्यान रखें, लिखें आप। सर इसका फर्स्ट पॉइंटर क्या बताया मैंने? रेफरेंस टू द पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस टू द रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज का फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि generally act are based on the reports of committees. For example, Companies Act 2013 was based on the report of J.J. Irani Committee. ठीक है, J.J. Irani Committee, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से तुमने ये जो जनरल क्वेश्चन बनते थे वो तुमने कर लिया। अब मैं जो हिस्सा शुरू कर रहा हूँ वो है मोस्ट आईएमपी हिस्सा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये लिखवा दिया था, एक था डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंटिव कंप्लायंस, दूसरा क्वेश्चन लिखवा दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तीसरा एक और लिखिएगा बच्चों, तीसरा क्वेश्चन और लिखिएगा जनरल ओवर स्पेशल प्रोविजंस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल एंड स्पेशल प्रोविजन। अगर निगम मौजूद हो कक्षा में तो इसने एक बात बताई थी, जनरेलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, जनरेलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट। ठीक है, तो इट इज मोस्ट आईएमपी, थर्ड क्वेश्चन मार्क करिएगा वहां से। इसके अलावा बच्चों एंड और डिमिंग प्रोविजन, मे और शेल, ये इनके चांसेस थोड़े रिलेटिवली कम ही हैं, मे और शेल, एंड और ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में आते हैं तो यू शुड बी केपेबल ऑफ राइटिंग समथिंग देयर इन, क्योंकि एंड और तुम्हें समझाया गया है, मे और शेल तुम्हें समझाया गया है, डिमिंग प्रोविजन क्या होता है तुम्हें समझाया गया है, थोड़ा बहुत और भी समझा दूंगा, लेकिन अगर एग्जाम में आते हैं तो यू शुड बी केपेबल ऑफ राइटिंग देयर समथिंग, कुछ तो आप लिख पाएं। फिर उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, ये तो क्वेश्चन बन ही रहा है, जनरल वर्सेस स्पेशल, उसके बाद तुम्हें बता दिया मैंने कौन सा सब्सटेंटिव कंप्लायंस की डॉक्ट्राइन, और उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस। इसके अलावा भी अपन करेंगे, इस चैप्टर में अपन नहीं छोड़ेंगे, इस चैप्टर का वेटेज मैंने कहा है 8 से 10 मार्क, इस चैप्टर का वेटेज कितना हुआ 8 to 10 मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशन का कितना हुआ 8 to 10 मार्क्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कितना हो गया 8 to 10 मार्क्स, आएंगे ही आएंगे। मैं तो यही सोच रहा था कि भैया इतने लेंदी, इतना सिलेबस है, लगभग कितने 17-18 चैप्टर है, मतलब टीपी एड को अगर जोड़ दूं तो 18 चैप्टर हो गए। कितने चैप्टर हो गए 18 चैप्टर्स। 18 चैप्टर्स में मतलब एक चैप्टर का वेटेज कितना 5 मार्क, कैसे कैसे संभव है? कई ऐसे चैप्टर हैं जिनका 5 मार्क का वेटेज वो रख ही नहीं सकते, उनको कम से कम 8 से 10 मार्क का रखना पड़ेगा, तो पता नहीं कैसे करेंगे ये लोग। ठीक है, चलो खैर, और 20 मार्क के उसमें अभी तो ऑब्जेक्टिव भी देने हैं, क्या देने हैं 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव देने हैं, तो 80 मार्क का ही तो पेपर बनाना है, 16 80 5 क्वेश्चन, 5 चौक 20, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे, और 4-4 मार्क के 2, मतलब 28 क्वेश्चन टोटल आएंगे बच्चों, कितने चैप्टर में से 17 चैप्टर में से। नहीं अंशिका पालीवाल, 20 मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो होना ही नहीं है, तुम समझ लो कि बाहर से तो कुछ होगा ही नहीं, जो भी आएगा वो तुम्हारे नोट्स में से आएगा। ठीक है, नोट्स से ही आएगा। हो सकता है मैंने कोई हेडिंग छोड़ दी हो और मॉड्यूल में लिखी हो, वैसे ऐसा होगा नहीं, बट अगर अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई हेडिंग गलती से छोड़ दी हो और मॉड्यूल में लिखी हो और वो मॉड्यूल से आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज ध्यान रखिएगा देयर इज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल कि न्यू सिलेबस का पहला पेपर आउट ऑफ मॉड्यूल, आउट ऑफ नोट्स जाए, चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस में क्या लिखोगे यार, क्योंकि यहाँ पर आपको लिख लिख कर मैंने कहा था ये क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। अब जनरली अगर अपने को समझना पड़े कि डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस क्या होती है, तो अपन तो कह देते हैं कि अगर
किसी देर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, कहाँ मतलब अगर अपन जनरल बात करें अभी तो फिर आते हैं इसके आंसर पर भी, कि देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोविजंस, वन आर मैंडेटरी प्रोविजन एंड अनदर वन इज डायरेक्टरी प्रोविजन। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं जो मैंडेटरी प्रोविजन होते हैं उनको इन द लेटर एंड इन द स्पिरिट आपको ऐसा का ऐसा फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आप पर वहां सब्सटेंशियल कंप्लायंस करोगे तो काम नहीं चलेगा। बट देर आर सर्टन प्रोविजंस विच आर डायरेक्टरी इन नेचर, तो उनको अगर आपने सब्सटेंशियली कंप्लाई कर लिया तो भी काम चल जाएगा। याद करो मैंने जब तुम छोटे थे तो तुम्हें ये पढ़ाई थी बात कि अगर कुछ प्रोविजंस किस तरह के नेचर के हैं बच्चों, जो मैंडेटरी हैं वहां पर आप सब्सटेंशियल कंप्लायंस का काम नहीं कर पाएंगे, वहां पर तो आपको इन लेटर एंड इन स्पिरिट ऐसा कैसा प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। बट वहीं जब मैं सब्सटेंशियल कंप्लायंस की बात करता हूं तो फिर वहां पर आपके पास ये छूट है कि आप उसको इस तरह से फॉलो कर लें कि आपका पर्पस सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हें याद है अपन ने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन में दृष्टि मेंबर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाने की बात कही थी, मेंबर्स और क्रेडिटर्स की, पर वहां पे अगर 90% मेंबर्स की रिक्वायरमेंट मिल गई तो इसका मतलब क्या अपन ने क्रेडिटर्स की मीटिंग नहीं बुलाई? तुझे याद है ये बात अपन ने पढ़ी थी सेक्शन नंबर 230 में, जहां तक मुझे ध्यान है इट वाज सबसेक्शन 5, 6, 7, 8, 9 होना चाहिए, सबसेक्शन 9 होना चाहिए 230 का, 230 का सबसेक्शन 9 होना चाहिए। जरा चेक कर लो कंपनीज एक्ट में। 90% क्रेडिटर्स की अगर कंसेंट मिल जाए तो मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। तो मीटिंग मतलब क्या हो गई? मीटिंग इज अ डायरेक्टरी प्रोविजन, मीटिंग इज अ डायरेक्टरी प्रोविजन। 230 सबसेक्शन, क्या बोला मैंने? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होना चाहिए, मुझे तो यही याद है, यही याद है कि 230 का सबसेक्शन 9 था। ठीक है, तो मीटिंग को बुलाना ट्राइब्यूनल के अकॉर्डिंग इज अ सब्सटेंशियल प्रोविजन, सब्सटेंशियली कंप्लाई कर लिया तो काम हो गया। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया? 90% क्रेडिटर्स इन वैल्यू का एफिडेविट ले लिया, तो दैट इज सब्सटेंशियल कंप्लायंस। करेक्ट है, बट ओनली इन द केस वेयर प्रोविजंस आर ऑफ विच नेचर, प्रोविजंस आर ऑफ डायरेक्टरी इन नेचर। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह बताने पड़ेंगे कि कौन से प्रोविजंस मैंडेटरी होते हैं और कौन से प्रोविजंस डायरेक्टरी होते हैं। ये पहला आंसर होगा कि प्रोविजंस मैंडेटरी कौन से होते हैं और डायरेक्टरी कौन से होते हैं। तो दोज प्रोविजंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड कंप्लीटली, जिन प्रोविजंस को आपको कंप्लीटली फॉलो करने की जरूरत होती है वो कौन से कहलाते हैं? दे आर नोन एज सब्सटेंशियल या मैंडेटरी प्रोविजंस। फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्टरी प्रोविजंस आर, तो फिर डायरेक्टरी प्रोविजंस आर दोज विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी complied wholly in accordance with the law or in later, हम उसका तरीका बदल सकते हैं, and these provisions are known as directory provisions। और doctrine of substantial compliance only apply only in case of which doctrine of substantial compliance सिर्फ डायरेक्टरी प्रोविजन में अप्लाई होती है, जरा चेक करिएगा आप। तो सब्सटेंशियल कंप्लायंस का मतलब क्या हो गया? पहला तो ये, ठीक है, मीनिंग जहां पर फॉर्मल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी हो रही है, जहां पर फॉर्मल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी हो रही है बट पर्पस सॉल्व हो रहा है। ठीक है, पर्पस सॉल्व हो रहा है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है, वो होता है सब्सटेंशियल कंप्लायंस। ठीक है, दूसरा फिर ब्लैक डिक्शनरी का मीनिंग अगर आपको लिखना है तो वही नहीं मीनिंग है वापस से। सब्सटेंशियल कंप्लायंस के अंतर्गत अगर गुड फेथ में आपने सारी रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीमेंट पूरी नहीं भी की है तो भी उसे कंप्लीट मान लिया जाएगा अगर इसेंशियल पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, इसेंशियल पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। ठीक, फिर उसके बाद आप आओगे कि सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट टेंडेंसी टुवर्ड्स टेक्निकलिटी इज टू बी डेप्रिकेटेड। इसका मतलब क्या हुआ?
आप टेक्निकली चीजों को फॉलो करें ये जरूरी नहीं है, सब्सटेंशियली कर दें तो काम हो जाएगा। टेक्निकली आप करें ये जरूरी नहीं है, सब्सटेंशियली आप कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो द सब्सटेंस दैट काउंट्स एंड मस्ट टेक प्रेसिडेंट ओवर द मियर फॉर्म। तो सब्सटेंस पे फोकस करना है, उसके तरीकों पर नहीं। और उसने ये भी कहा कि सम रूल्स आर वाइटल एंड गो टू द रूट ऑफ द मैटर एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन, मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अदर्स आर डायरेक्टली एंड ब्रीच ऑफ देम कैन बी ओवरलुक प्रोवाइडेड देयर इज अ सब्सटेंशियल कंप्लायंस विद द रूल्स एंड रीड एज अ होल प्रोवाइडेड नो प्रिजुडिस इंश्योर्स। तुम्हें याद है, तुमको एक बात सिखाता था अनुष्का में कि सेक्शन 463 464 ऑफ सीआरपीसी कि द मिस्टेक्स विच कैन बी क्योर्ड और थिंग्स विच कैन नॉट बी क्योर्ड। क्या तुम्हें याद है ये वाली बात? मैं कहता था कि अगर गलती ऐसी कर दी जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, द थिंग्स विच कैन नॉट बी क्योर्ड दैट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। जैसे नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग आपको सभी डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा, ये क्योरेबल नहीं है, वो पूरी प्रोसेस को खत्म कर देगा, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर क्या? तो जिनको हम बच्चों, आप समझ लो, ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, जिनको हम ओवरलुक कर सकते हैं, जिनको अगर हमने सब्सटेंशियली फॉलो कर दिया तो भी काम हो जाएगा, ये डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस है। तो अनुष्का सिंह सेंगर, हर्ष कलवानी, हिमांशी मेघानी, सुहांडा, हनी जैन, शिवांश प्रताप, अर्पित कसुवाधन, क्या पता नहीं, अर्पित गुप्ता, ठीक है, कुमकुम गोले। क्या लिखोगे? कुमकुम गोले बोले क्या लिखोगे? सबसे पहला डिक्शनरी में लिखोगे कि सब्सटेंशियल कंप्लायंस का मतलब है कि भले ही इन लेटर आपने फॉर्मल रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया पर भी ऑब्जेक्टिव को सर्व किया है, सफिशिएंट है। ब्लैक डिक्शनरी कहती है कि अगर गुड फेथ में आपने मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पूरी की है, भले ही सारी नहीं, फिर भी इसे कंप्लीट मान लिया जाएगा। कोड का भी विचार है कि टेक्निकलिटी को अब डेप्रिकेट करना है, टेक्निकलिटी को अब डेप्रिकेट करना है, ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा, प्रोविजंस विच आर डायरेक्टरी इन नेचर कैन बी ओवरलुक्ड प्रोवाइडेड दे आर सब्सटेंशियली कंप्लाइड विथ, बट कुछ वाइटल पार्ट होते हैं और उनकी मिस्टेक कि कहीं भी क्यूरेबल नहीं होती। ये दो बातें, दो पैराग्राफ आपके बनाने हैं। तीसरे पैराग्राफ में आप चाहें तो केपी राजेंद्रन का केस लिख दीजिएगा, केपी राजेंद्रन का केस लिख दीजिएगा। तुम्हें याद है मैंने एक इलेक्शन पिटीशन डाली थी, मैंने एक इलेक्शन पिटीशन डाली और उस इलेक्शन पिटीशन के एफिडेविट में मुझे लिखना था कि आई बिलीव टू बी ट्रू, बट उसकी जगह मैंने ये लिख दिया नो पार्ट देयर ऑफ इज फॉल्स। तो क्या इस पिटीशन को गलत मान लिया जाएगा? तो बोला गया कि ऑल्दो इन अलग अलग शब्द लिखे हैं बट इनका मीनिंग एक ही है, तो इसके कारण से इलेक्शन पिटीशन को किसी भी तरीके से गलत नहीं माना जाए। ये डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस है और आपको ध्यान में रखकर जाना है। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस है और आपको ध्यान में रखना है। केपी राजेंद्रन का केस, केपी राजेंद्रन का केस, उमेश चलियल चलियल चलियल, ये चिलिल ऐसा कर सकते हैं, चिलिल, उमेश चिलिल वर्सेस केपी राजेंद्रन का केस। ध्यान रहे, उम्मीद करता हूं अब तुम ये 4 मार्क का आएगा जिसके चांसेस 100% है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, इन दोनों में से एक डॉक्ट्राइन जरूर आ रही है। ठीक है अंकित डांगी, इन दोनों में से एक डॉक्ट्राइन जरूर आ रही है, या तो मानस डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस या डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक डॉक्ट्राइन जरूर आएगी, सब्सटेंशियल कंप्लायंस वाली करवा दी है मैंने आपको। सुहांडा, ठीक है क्या? डायरेक्ट क्वेश्चंस, हाँ जानवी सोनी, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही तो आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही तो आते हैं, मतलब देयर इज नो प्रोबेबिलिटी दैट कि कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसी कोई चांसेस नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड आ जाते हैं कंपनी लॉ में, और यहाँ पे तो वैसे भी उनको तुम्हारी ड्राफ्टिंग चेक करनी है कि तुम कितना अच्छा लिख सकते हो, तुमने कितनी मेहनत की है, कितने तुमने पॉइंटर्स तैयार किए हैं, एक एक पॉइंटर पे आप कितनी बातें
कर सकते हैं। बस वही तो चाहता है जेआईजेल, और कुछ नहीं चाहता। जेआईजेल सिर्फ एक ही बात करता है कि आप एक पॉइंट पर कितना मन घड़ंत लिख सकते हैं, कितना बीकॉम छाप लिख सकते हैं। बस ड्राफ्टिंग शुड बी वेरी गुड और टू दी पॉइंट, मतलब आपको मुझे कहना चाहिए कि कंप्लीट करना पड़ेगा हर आंसर को, आधा अधूरा छोड़ के आप नहीं जाओगे। ठीक है, हाँ डायरेक्ट तो कर लें अभी, ठीक है, फिर इनडायरेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, चलो खैर। अब यहां पर आपको एक डॉक्ट्राइन या एक मैक्सिम बताई थी, लेक्स नॉन कोजिड एड इम्पॉसिबिलिया, याद है? इससे ठीक पहले, आज से पहले इसको कहाँ पढ़ा था अपन ने, याद है तुमको? ये वाली ये वाला जो 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 अपन ने पढ़ा है मैक्सिम, मैंने लिख दिया है, ये इससे ठीक पहले आपने कहाँ पढ़ा था? लिमिटेशन एक्ट में तो है, पर इससे ठीक मैंने अभी रिवीजन में कहाँ पढ़ा दिया? अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो अनुष्का सिंह सेंगर, इससे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाया था, देखो चैप्टर तो, है ना? विनायक नामदेव सही कह रहा है प्रिजम्पशंस में। विनायक नामदेव पर्चे पलटा के बोल रहा है ना तू, विनायक नामदेव पर्चे पलटा के बोल रहा है ना भाई, मैं समझता हूं सब। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम दैट इज लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया डज नॉट कंपेल वन थिंग विच इज इम्पॉसिबल। और जिसको फ्यूटाइल है, जो क्या है, फ्यूटाइल है, फ्रूटलेस है, जिसका करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, इम्पोटेंशिया एक्सक्यूजट लीगम, इम्पॉसिबिलिटी एक्सक्यूजेस द लॉ, द लॉज एक्सक्यूजेस समवन फ्रॉम डूइंग द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी इज एन एक्सक्यूज ऑफ द लॉ। इसलिए तुम्हें याद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हिमांशी मेघानी, चूंकि तू लॉ कर रही है तो तुझसे बात करनी चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल, या तो वो एग्रीमेंट वॉइड होते हैं फ्रॉम दी वेरी डे, फर्स्ट डे 56 पेरा 1, और जब इम्पॉसिबल हो जाए सब्सिक्वेंटली तो इट बिकम्स वॉइड, इट बिकम्स वॉइड। मेघानी, कुछ याद आया सेक्शन नंबर 56 कि कब डिस्चार्ज होता है? तो डिस्चार्ज में 56 का पेरा 2 आता है। डिस्चार्ज कब होगा? जब वो सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो जाए। जिस बात को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, मान लो एक घर था और मैंने कह दिया कि आयुष अग्रवाल को ये घर भेज दूंगा 3 महीने बाद, और कल से वो घर भूकंप में क्या हो गया, जमीन के नीचे चला गया। जैसे मथुरा जी गई थी, मथुरा जी नहीं, क्या चले गए थे वो, श्री कृष्ण का कौन सी चली गई, पानी में चली गई थी ना, जिसको लेकर है द्वारका, करेक्ट, द्वारका। देख लो यार बच्चे, गजब ही हो यार तुम तो, मतलब तुम लोगों के आगे मुझे तो लगता है कि मेरे को बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। तुम लोगों की याददाश्त का तो कोई तोड़ ही नहीं है। द्वारका पानी में चली गई, ठीक है, तो इट हैज नाउ बिकम इम्पॉसिबल, बेट द्वारका। अच्छा सर, श्री कृष्ण के बारे में सब याद है सर, कहाँ आप कहाँ हम, अरे भाई ऐसे मत बोल दोस्त। ठीक है, अब आगे, ये तो तुम्हारा मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे तुमने एक तो ये लिख दी लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया, और दूसरा इम्पोटेंशिया एक्सक्यूजड लीगम। फिर तुम्हें यहाँ पर तुम अनुष्का सिंह सेंगर सेक्शन नंबर 4 का एग्जाम्पल अगर देना चाहो तो लिख सकती हो, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 4, लिमिटेशन एक्ट का अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कई हैं जिसमें बोला गया है कि आपको क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। यहां से अब दूसरा आंसर शुरू करना, वेयर द लॉ क्रिएट्स अ ड्यूटी और चार्ज,
and the party is disabled to perform it without default in him, has no remedy over. There is a law which in general excuse him, and though impossibility of performance is in general no excuse for not performing an obligation which a party has expressly undertaken by contract, yet obligation is was implied by law, impossibility of performance is a good excuse. ये आपको लिखना है. तो वैसे तो आप बच नहीं सकते, वैसे तो आप बच नहीं सकते, बट जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ है तो आप बच जाओगे, पर आपकी किसी गलती के कारण थिंग्स बिकेम इम्पॉसिबल, तो फिर आप नहीं बच सकते. आप तभी बच पाओगे जब आपकी गलती से इम्पॉसिबल हुआ है, जब आपने फोर्स मजूरे लिखा है. क्या लिखा है? फोर्स मजूरे. तुम्हें याद है मैंने बताया था ये? तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अगर एक पार्टी के कारण हुआ है, ठीक है, तो उस पर आपको रिलीफ नहीं मिलेगी. बट अगर लॉ में उसे इम्पॉसिबल माना गया है, देन एंड देन ओनली आपको उसकी रिलीफ मिलेगी. मतलब आपको लीगल इम्पॉसिबिलिटी देखनी है, ध्यान रखिएगा. आपको कौन सी इम्पॉसिबिलिटी देखनी है? लीगल इम्पॉसिबिलिटी देखनी है, ध्यान रखिएगा. लीगली क्या इम्पॉसिबल है क्या? ठीक है. और राजकुमार एंड अदर्स वर्सेस तरपड़ा डे का केस, जैसे मान लो आर्बिट्रेशन का किसी प्रकार का कोई अवार्ड था जो अपने को रजिस्टर करवाना है, बट वो कोर्ट की कस्टडी में था, कोर्ट की कस्टडी में उसने दिया नहीं, तो आर्बिट्रेशन अवार्ड कितने दिन में रजिस्टर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार? 4 महीने. हाँ या ना? रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार 4 महीने. तो वो जो समय था, जितने समय में वो कोर्ट की कस्टडी में था, उसे एक्सक्लूड किया जाएगा. तो बताओ, ये जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में कि डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी शैल बी एक्सक्लूडेड, याद है? हाँ या ना? हाँ 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 हाँ, सही तो बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, आप वो लिख सकते हैं. तो बताओ, क्या इन दोनों आंसर्स को बेहतर तरीके से लिख पाओगे क्या? क्या इन दोनों आंसर्स को श्रेया जोशी, कुमकुम गोले, अर्पित, शिवांश प्रताप सिंह, अगर आपने पहले से इन्हें नहीं पढ़ा है इन चैप्टर को, तो अभी मेरे साथ पढ़ लेना, वरना मैं मदद नहीं कर पाऊंगा इन थ्योरेटिकल चैप्टर्स में आप लोगों की. इन चैप्टर्स को मेरे साथ हाथों हाथ अभी ख़त्म कर लेना. तो क्या लिखोगे? पहले तो मैक्सिम्स लिखोगे, लेक्स नॉन कोजिड एड इम्पॉसिबलिया, फिर इम्पोटेंशिया एक्सक्यूजट लिगम, जिसमें बताया गया है कि भैया लॉ भी इम्पॉसिबिलिटी को क्या करता है? एक्सक्यूज करता है. फिर उसके बाद आपको लिखना है कि अगर ऐसी कोई ड्यूटी है जो पार्टी ने क्रिएट की है और वह अनेबल टू परफॉर्म है, तो लॉ उसे एक्सक्यूज कर देगा. लेकिन अगर जो है ऐसा ऑब्लिगेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट में है और वो लीगल इम्पॉसिबल नहीं है, तो फिर ध्यान रखिएगा वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा. और राजकुमार डे वर्सेस तरपड़ा डे, राजकुमार डे वर्सेस तरपड़ा डे. और चिलिल चिलिल उमेश चिलिल का केस ध्यान रहे, वर्सेस केपी राजेंद्रन और दूसरा. ठीक है, इसी के साथ टेक अ ब्रेक.